आज हम एक टू एनर्जी लेवल सिस्टम को कंसीडर करेंगे और उस पे अपने वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किए थे। ये सभी रूल्स नहीं, सिस्टमैटिक वेज टू गेट द थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो उसमें हम सिस्टम का मॉडल लेते थे, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते थे, उससे एफ कैलकुलेट करते थे और फिर प्रेशर, एंट्रोपी या और रिस्पांस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते थे और फिर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ अपनी थ्योरी को कंपेयर करते थे। तो इस मेथड को यूज करते हुए हम एक मॉडल लेंगे टू एनर्जी लेवल सिस्टम का। टू एनर्जी लेवल सिस्टम हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्पिन हाफ पार्टिकल हो। आप कोई सिंगल स्पिन हाफ पार्टिकल कंसीडर करें जो कि लोकलाइज्ड है ऑन लेटेस्ट साइट एंड it is placed in a magnetic इंडक्शन फील्ड बी। इस तरह का सिस्टम हमने चैप्टर 4 में भी कंसीडर किया था। चैप्टर 4 में लेकिन हमने इस सिस्टम की जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स थी वो कैलकुलेट की थी और फिर उधर से एंट्रोपी हासिल की थी और फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट हासिल की थी और इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से आई थिंक हमने एंड पे उसकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की थी। लेकिन अब यही काम हम पार्टीशन फंक्शन की मदद से करेंगे। अब इस पार्टिकल की दो एनर्जी लेवल्स हैं। एक एनर्जी लेवल को हम ई से डिनोट करेंगे और दूसरे एनर्जी लेवल को माइनस ई से। अब क्योंकि सिस्टम ये पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड बी में है तो इसकी एनर्जी जो है वो एक प्लस म्यू बी होगी और दूसरी वाली माइनस म्यू बी होगी। इसको अगर मैं E1 और E2 कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। E1 और E2 हैं, सही दो एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन वो ज़ीरो से इक्वली अप और डाउन है। और म्यू जोन सा है वो पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इसी सिस्टम को हम m टाइम्स रेप्लिकेट कर देंगे ताकि हमारा एक कैनोनिकल ensemble बन जाए। सॉरी लोकेशन, ठीक है। कैनोनिकल ensemble जब हमारे पास आ गया है तो उसका जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट होगा। अभी हम ये वन पार्टिकल के लिए ही लिख रहे हैं। वन पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जो उनकी है ना वो हमने लिख दी है ई रेज टू पावर ई ओवर के बी टी एंड दूसरी जो सी होगी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर के बी टी होगा। इसमें से ये एक ई रेज टू पावर एप्सिलॉन ओवर के बी टी को कॉमन निकाल लिया तो ये बाहर टर्म रह गई। इसका लॉग ले लें तो इस टर्म का लॉग हो जाएगा और इस टर्म का लॉग हो जाएगा और इस टर्म में एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे और दूसरी टर्म का लॉग एज इट इज हम रहने देंगे। और एफ जो हमारा होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वो माइनस के बी टी लॉग जी होती है। तो ये हमारे पास जो एफ आ जाएगा ये के बी टी के अंदर मैंने लॉग के साथ के लॉग जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो यहाँ पे पहली टर्म में के बी टी कैंसिल हो गया है और दूसरी टर्म के साथ आप के बी टी आ जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा दोनों के साथ। तो ये हमारा एफ आ गया है। सो हमें एफ पता चल जाए तो आपको पता है हम एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी जो हमारी होती है वो डेरिवेटिव होती है एफ का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशिएशन की है। ये आगे आई थिंक यहाँ पे मोस्टली मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसमें फिजिक्स इतनी इन्वॉल्व नहीं। तो सिंपली आपको पता है हमारे पास दो टर्म्स थी, इसमें एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे टी इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है तो u इंटू वी रूल लगेगा। u इंटू वी रूल लगा के तो डिफरेंशिएशन कर दी, सिंप्लीफिकेशन की है। लॉग वाली टर्म में ज़रा ज़्यादा होगा और क्योंकि एक्सपोनेंशियल में भी टी जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसलिए टी की जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली टर्म की जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज इट इज़ वापस भी आता है और फिर जो एक्सपोनेंशियल में जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है उसकी भी डिफरेंशिएशन होती है तो वो माइनस टू ई ओवर के बी और माइनस वन ओवर टी स्क्वायर है जो कि टी की डिफरेंशिएशन है। तो इसमें से हमारा एक अदद के बी और टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फिर सिंप्लीफिकेशन की है आगे।
तो हमारे पास जो एस की वैल्यू आती है वो दो टर्म्स हैं, एक पहली टर्म में के बी लॉग और वही जो हमारी टर्म थी 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 टाइम्स एनर्जी डिवाइडेड बाय के बी टी, और दूसरी टर्म जो सी है वो 2 टाइम्स एनर्जी डिवाइडेड बाय टी, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2 ई ओवर के बी टी है। ये प्लस टर्म ये इधर से आई थी क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो सी थी वो ऊपर भी थी और नीचे भी थी, तो ऊपर वाली टर्म जब नीचे आई तो वो प्लस में होगी और ये अंदर मल्टीप्लाई होके तो ये टर्म बच गई थी। फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जो सी है वो टी टाइम्स पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी कैलकुलेट कर लेते हैं। एस हमारे पास ये ऊपर ये दिया हुआ है, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास दो टर्म्स हैं। पहली टर्म में सिर्फ लॉग वाली टर्म डिपेंड कर रही है टी पे, दूसरी में हमारे पास 1 ओवर टी की प्रोडक्ट है ये इस एक्सपोनेंशियल के साथ। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जो कि हमने पहले केस में की थी यहाँ पे ना। तो मैंने ये स्टेप्स दोबारा इधर कर दिए, हालांकि मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकती थी। एनीवे सिंप्लीफिकेशन मैंने दोबारा कर दी। दूसरी टर्म जो सी हमारी है स्ट्रेट में, दूसरी टर्म में वही u इंटू वी रूल लगा दिया मैंने। तो ये टी की पावर -1 है और वो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2e ओवर के बी टी की पावर -1 है। u इंटू वी रूल लगाया और नीचे बस सिंप्लीफिकेशन की है, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती थी वो कैंसिल कर दी। तो अब हमारे पास एंड पे पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी के पास जो है वो 2e डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली पहली टर्म जो सी है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और इसके बाद ई रेज़ टू पावर 2e ओवर के बी टी टर्म 2e और डिवाइडेड बाई के बी टी है। ये एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म थी 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2e और के बी टी की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि डिफरेंशिएशन की थी हमने। और फिर ये चीज़ें जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यूब के बी, और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म और ये जो ऊपर से एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी वो नीचे आ गई है। तो ये यहाँ पे यानी आई थिंक अभी तक कोई भी फिजिक्स नहीं, सिर्फ मैथमेटिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, डिफरेंशिएट करने की बात। तो अब जो सी वी है वो क्या है, टी टाइम्स पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी, तो वो जो हमारे पास 1 ओवर टी क्यूब था वो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर है। तो ये जो 4 था इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई और वो जो मेरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी उनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर के बी टी प्लस ई रेज़ टू पावर प्लस एप्सिलॉन ओवर के बी टी है। तो ये 1/2 भी जब इसके साथ मिल जाएगा तो ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक का फंक्शन है और ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोस हाइपरबोलिक ऑफ एप्सिलॉन ओवर के बी टी का स्क्वायर आ गया है और बाहर हमारे पास एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के बी टी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको के बी से डिवाइड भी कर दूँ, तो यहाँ पे कॉस जिस फंक्शन का कॉस है वही टर्म का स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर मैं सी वी ओवर के बी कर दूँ, क्योंकि आगे बुक ने सी वी ओवर के बी को ही प्लॉट किया हुआ है, तो इसलिए सी वी ओवर के बी जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स है। एक्स जो है वो मैंने एप्सिलॉन ओवर के बी टी ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है ये जो एक्स टर्म है एप्सिलॉन ओवर के बी टी ये डिक्रीज होगी। जब ये टर्म डिक्रीज होगी तो कॉस हाइपरबोलिक को क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक तो असल में दो एक्सपोनेंशियल का सम है, तो इसमें जो ये ई रेज़ टू पावर एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, तो जब ई रेज़ टू पावर एक्स जो है ना वो सॉरी एक्स डिक्रीज होगा, तो इसमें से हमारी एक टर्म जो सी ये एक टर्म जो सी है वो उसको हम ई रेज़ टू पावर ये 1 के करीब आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट 0 आप इसको को सपोज कर लेंगे ई रेज़ टू पावर 0 ई रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अप्रोचिंग 0 है तो ये ऊपर
ई रेस्ट पर 0 इधर से भी 1 आ जाएगा, ई रेस्ट पर 0 इधर से भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 1 हो जाता है। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x जब x डिक्रीजिंग हो तो cos हाइपरबोलिक x 1 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर भी 1 को अप्रोच करेगा। और तो यानी ये हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म जो सी है वो 1 हो जाती है, तो सी वी ओवर के भी जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और एक्स हमारा एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 ओवर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। सो इट डाइज ऑफ as 1 over t square at higher temperatures. लोअर टेम्परेचर्स पे क्या होता है, जब हमारा टी अप्रोचिंग ज़ीरो हो, टी अप्रोचिंग ज़ीरो होगा तो जो एक्सपोनेंशियल में हमारी टर्म है ना, ये एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, सॉरी एक्स नहीं अप्रोचिंग टू ज़ीरो, टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये दूसरी टर्म को हमने एज इट इज रख लिया है, और ये वाली टर्म ऊपर आके ई रेस्ट पर माइनस एप्सिलॉन ओवर के बी टी आ जाएगी। तो यानी हमारे जो स्पेसिफिक हीट है वो लो टेम्परेचर पे इस टर्म के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि ई रेस्ट पर -2 एप्सिलॉन ओवर के बी टी है। तो ये इसका जो डिक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये ग्राफ है के बी टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और ये वर्टिकल एक्सिस पे सी वी ओवर के बी टी है। तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो 1 ओवर टी स्क्वायर से डिक्रीज करती है, जब टेम्परेचर 0 को अप्रोच करता है तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, और बीच में कहीं उसका मैक्सिमम आता है। मैक्सिमा जो हम हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है ये सीवी का मैक्सिमम कैलकुलेट करना, तो पार्शियल सीवी ओवर पार्शियल टी, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे उसका मैक्सिमम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैक्सिमम होने की निशानी ये है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। तो आपकी बुक ने ये पार्शियल सीवी और पार्शियल टी कैलकुलेट नहीं किया, तो मैंने कैलकुलेट किया। ये भी सिंपल मैथमेटिक्स ही है। इसकी डिफरेंशिएशन की तो मैंने एप्सिलॉन ओवर के बी टी को एक्स करके लिख दिया, ताकि ज़रा बार बार इस नंबर को मैं लिखने से बच जाऊँ। डिफरेंशिएशन की तो वही मेरे पास जो है ना, दो टर्म्स थी, उनको डिफरेंशिएट किया दो से, सी वी ओवर के बी टी जो सी थी ना एक्स स्क्वायर ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स थी। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दो टर्म्स आएंगी। पहली वाली टर्म 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, और दूसरी वाली टर्म में 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स है, और बाहर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी है, जो कि ये एक्स मैंने एप्सिलॉन ओवर के बी टी लिया, तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी जो है ना माइनस एप्सिलॉन ओवर के बी 1 ओवर टी स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अब ये दो टर्म्स जब पार्शियल सी वी ओवर पार्शियल टी जो है ये दो टर्म्स के इक्वल है, तो इसका मतलब है या ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। इस टर्म को अगर मैं 0 रखूँ तो इसका मतलब है टी अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, लेकिन हमारा जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमने देखा था कि हमारा मैक्सिमा नहीं आता, तो ये एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा हायर टी के ऊपर आपको पता है हमारी वैल्यूज जो होती हैं वो 0 को अप्रोच करती हैं, वो मैक्सिमम नहीं होती। फिर दूसरा ऑप्शन यही रह जाता है कि ये जो दूसरी ब्रैकेट में टर्म है इसको ये 0 हो सकती है, तो इसको जब 0 रखा तो दोनों टर्म्स को राइट और लेफ्ट पे मैं ले आई हूँ। ये दोनों टर्म्स में से ये एप्सिलॉन ओवर के बी टी एक से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ एक कॉस हाइपरबोलिक बच जाएगा। तो ये साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक जो हैं वो डिफरेंशिएशन से आया था। फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एप्सिलॉन ओवर के बी टी है, तो ये x इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन में भी इतना सिंपल ना हो, लेकिन ग्राफिकली ये फाइंड करना आसान होता है। ग्राफिकली आप एक फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये दूसरी तरफ 1 ओवर एक्स फंक्शन हो जाएगा, और एक तरफ टेंजेंट हाइपरबोलिक, सॉरी ये हाइपरबोलिक है, मैंने इसको सिर्फ लिख दिया, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक है। टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो है वो है, तो हमारे पास हम अगर ड्रॉ करें y इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स और y इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो जहाँ पे ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो वाले x की वैल्यू जो है ना वो हमारा सोल्यूशन होगी। तो हम यानी वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे
हमारा CV मैक्सिमम है, यानी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 0 है। और आप ये देखें कि मैंने सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू x की नेगेटिव वैल्यू पे भी कट करता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा x जो है एप्सिलॉन ओवर KBT है, इसमें हमारी एप्सिलॉन, अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रही हूँ और अभी अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का सोल्यूशन ले रही हूँ तो मेरा x भी पॉजिटिव होगा। तो x की जो वैल्यू पॉजिटिव एनर्जी के लिए आएगी वही वैल्यू नेगेटिव एनर्जी के लिए आएगी। तो हमारे पास कोई यानी यूनिक या डिफरेंट सोल्यूशन नहीं है, वो इसी का डिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशन लिया, तो x की इस वैल्यू के लिए हम अपना हमें ये पता चल सकता है कि हमारा मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कहाँ पे पाई जाती है। और फिर उसके बाद आपको अगर x पता चल गया तो आप x की उस वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ CV कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और शो कर सकते हैं कि ये 0 है। तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया, तो आप ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स x की मैंने कोई वैल्यू लिखी नहीं है, ये बताया है कि ये ग्राफिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है ना वो हम फंक्शंस लिख के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये पार्शल टू CV ओवर पार्शल T स्क्वायर को कैलकुलेट जरूर करके मुझे दिखा दें, ये आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक का पार्ट है एवरेज एनर्जी, हम देखेंगे इस सिस्टम की। एवरेज एनर्जी हमें पता है इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये है कि TS प्लस F है, हमने S भी कैलकुलेट किया और हमें F भी पता है, उनकी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी हैं और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और पीछे जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई किया, LCM लिया, एप्सिलॉन कॉमन था, एनर्जी जो हमारी है वो ले लिया, ये 2 - 1 + 1 रह जाएगा। तो ये हमारी टर्म है, यहाँ पे मैंने e⁻⁻ एप्सिलॉन ओवर एनर्जी डिवाइडेड बाय KBT खुद से इंट्रोड्यूस किया है, खुद ही डिवाइड भी कर दिया। तो ये टर्म जो है ना ये टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय KBT बन गई है। तो मेरे पास एवरेज एनर्जी सिंगल पार्टिकल की जो है वो माइनस एनर्जी की वैल्यू टाइम्स द टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय KBT आ गया है। ये सिंगल पार्टिकल के लिए हमने की थी, अगर हम n पार्टिकल के लिए करेंगे तो क्या होगा, n टाइम्स द एवरेज एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो हमारी सिंगल पार्टिकल की जो n सिस्टम या ensemble के लिए एवरेज एनर्जी आएगी वो -n टाइम्स एप्सिलॉन टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एप्सिलॉन ओवर KBT आएगी। और यही रिजल्ट जो हमने चैप्टर 4 में हासिल किया था जब हमने एंट्रोपी और इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करते हुए सिस्टम की एवरेज एनर्जी निकाली थी। तो ये एक तरह से हमारी कंफर्मेशन हो गई है, दो डिफरेंट मेथड से हमने एवरेज एनर्जी की सेम वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ अभी मैंने इसको कंपेयर नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी यानी आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं एवरेज एनर्जी की। So that's all for today.